आज की ऑनलाइन क्लास में नेहरू इंटर का मेंसस एक कक्षा 9 के छात्रों का स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान के भाग 1 में जो इतिहास तथा नागरिक जीवन है उसमें इतिहास वाले भाग पोर्शन में फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम बच्चों में जाने कि क्रांति होती क्या है, रिवॉल्यूशन क्या होता है। तो क्रांति का अर्थ होता है व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करना। केवल व्यवस्था परिवर्तन नहीं है, व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करना क्रांति कहलाती है। फ्रांसीसी क्रांति जो है वो रक्त युक्त क्रांति थी, हिंसक क्रांति थी। विश्व में और भी क्रांतियां हैं, जैसे आपकी इंग्लैंड की क्रांति है 1688 में हुई थी, वह ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के नाम से जानी जाती है, गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जानी जाती है, जिसे शानदार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। परंतु रूस की जो क्रांति है या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका की क्रांति है वो हिंसक क्रांति है। तो क्रांति में उन बच्चों कहा कि क्रांति का मतलब होता है व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करना। यहाँ फ्रांसीसी क्रांति है। फ्रांसीसी क्रांति में घटनाओं के संबंध में चर्चा करेंगे। फ्रांसीसी समाज किस प्रकार का था, क्यों क्रांति हुई, क्रांति होने का कारण क्या है, इन परिस्थितियों पर चर्चा की जाएगी। 18वीं शताब्दी में या सदी कह सकते हैं कि फ्रांस जो है वो व्यापार में, वाणिज्य में, उद्योग में कह सकते हैं कि एक संपन्न देश था, राष्ट्र था। परंतु वहाँ पर जो वर्गों का विभाजन था, जिसे स्टेट के नाम से जाना जाता है, उसमें जो सरकार द्वारा असमानता लाई गई थी वह, और कह सकते हैं कि राजाओं की अदूरदर्शिता पूर्ण नीति कह सकते हैं, तानाशाही शासन कह सकते हैं। इसके कारण फ्रांस में क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। वहाँ का जो फ्रांसीसी जो आप कह रहे हैं कि 18वीं सदी में जो फ्रांसीसी जो समाज था, उस फ्रांसीसी समाज को स्टेट के नाम से जाना जाता था। सबसे ऊपर जो नंबर 1 पर था वो पादरी वर्ग था, जो ईसाई धर्म के गुरु होते हैं या ईसाई धर्म के क्रियाकलाप करने वाले लोग हैं, उनके पादरी वर्ग कहते हैं। इनको जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त था, बाई बर्थ कह सकते हैं, जन्म से कुछ जो है विशेषाधिकार प्राप्त था, विशेष अधिकार उनको प्राप्त थे। और दूसरा जो फ्रांसीसी समाज में जो वर्ग था वह कुलीन वर्ग या कह सकते हैं कि धनी लोगों का वर्ग था। इन्हें भी जन्म से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त से, जन्म से इनको भी कुछ विशेषाधिकार या अधिकार प्राप्त थे। जैसे ये सामंती, किसानों पर सामंती कर लगाते थे, टैक्स लगाते थे। और तीसरा जो वर्ग था, जो जिनको कोई शासन में कह सकते हैं कोई अधिकार नहीं था, शासन करने में कोई उनको वोट देने का विशेष अधिकार नहीं था, यानी यह जनसाधारण वर्ग था, जनसाधारण वर्ग था। इसमें जो लोग आते थे वह वकील कह सकते हैं, किसान या अन्य व्यवसायी वर्ग था, ये वर्ग था। यह वर्ग जो था और इसके पास कोई विशेष अधिकार नहीं थे। इसको सरकार को दो तरह के टैक्स, एक तो सरकार को टैक्स देना पड़ता था, जो कर व्यवस्था थी केवल जनसाधारण वर्ग देता था। कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग उस सरकार के टैक्स से वंचित रहते थे। लेकिन जनसाधारण वर्ग जो था, इसमें इन लोगों को दो प्रकार के कर देने पड़ते थे। एक सरकार को सीधे प्रत्यक्ष कर देना पड़ता था, प्रत्यक्ष कर सरकार को देना पड़ता था। दूसरा जो है
वह कह सकते हैं कि धार्मिक जो कर था, धार्मिक कर कह सकते हैं, जिसका वहाँ टाइद कहते थे, टाइद कर देना पड़ता था, जो सीधे पादरी वर्ग को देना पड़ता था इनको इनके घर चलाने के लिए, इनके द्वारा वसूले जाते थे। कुलीन वर्ग को भी जन्म से विशेष अधिकार था, जिससे सामंती कर वह किसानों से वसूलते थे। तो यह समाज का जो ढांचा था वो बड़ा ही असमान था, कहीं समानता का व्यवहार नहीं था। इन दो वर्गों के कह सकते हैं कि हैव और एक वर्ग जो हैव नॉट, इनके पास कुछ भी नहीं था, इनके पास सब कुछ था। यह कह सकते हैं असमानता। उनके जो वर्ग स्टेट थे, इन वर्गों को क्या कहते थे, स्टेट के नाम से जाना जाता था। स्टेट के नाम से इन तीनों वर्गों को जाना जाता था। ये स्टेट थे या वर्ग कह सकते हैं। ये असमानता अभी कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के उत्तरदायी मानी जाती है। वहाँ की क्रांति के समय जो फ्रांसीसी जो क्रांति हुई, बच्चों क्रांति कब हुई, फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत बास्तिल के जेल से पतन से मानी जाती है, क्योंकि बास्तिल का जेल उस समय प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासकों के प्रतीक के नाम से जाना जाता है। तो यह बास्तिल की जेल से जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, इस क्रांति के विषय हमने कहा कि तमाम उत्तरदायी परिस्थितियां हैं, जिनमें हमने कहा कि समाज का जो ढांचा था वो स्टेट में 3 वर्गों में बंटा था। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को सारे अधिकार प्राप्त थे, जबकि जनसाधारण वर्ग को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। और लेकिन करों की ऐसी व्यवस्था थी कि पादरी वर्ग कुलीन वर्ग कर वंचित था, और जनसाधारण वर्ग विशेष किसानों को प्रत्यक्ष कर सीधे सरकार को भी कर देना पड़ता था, और धार्मिक कर पादरी वर्ग को देना पड़ता, टाइद नामक कर भी देना पड़ता था। इस तरह असमानता कहा जाता है क्रांति की जननी होती है। असमान जो स्टेट थे, वर्गों में असमानता थी, ये भी क्रांति का कारण मानी जाती है। क्रांति की शुरुआत में कहा 14 जुलाई 1789 को हुई। जो उस समय शासक था, क्रांति के समय में शासक जो था वह कह सकते हैं कि शासक 1774 ईस्वी में बुर्बो वंश का शासन था। बुर्बो वंश जो था, और इसका जो कह सकते हैं कि शासक जो था वह उस समय जो क्रांति हुई, लुई 16वां वहाँ का सम्राट कह सकते हैं कि राजा कह सकते हैं, लुई 16वां था, जो बुर्बो वंश का था, 1772 में था। इसकी हमने कहा कि राजा की क्रांति की शुरुआत क्यों हुई। क्रांति के शुरुआत में कहा कि स्टेट, वहाँ का जो सामाजिक संरचना थी, सामाजिक व्यवस्था था, वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। उसमें असमानता थी। 2 वर्गों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, यानी पादरी वर्ग को, कुलीन वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त थे, जनसाधारण वर्ग को अधिकार कम दिया गया था। यह भी क्रांति के हमने कहा कि असमानता क्रांति की जननी होती है। यूरोप मैंने उस समय फ्रांस में कह सकते हैं कि एक नए मध्यम वर्ग का, मिडिल क्लास का उदय हुआ, जो विशेषाधिकारों पर आधारित, जो जन्म से विशेषाधिकार थे उसको पसंद नहीं करता था, योग्यता को महत्व देता था। वह रेशम कह सकते हैं उन्हीं वस्त्रों के व्यापार से काफी धन कमा लिया था। प्रांत की हमने कहा कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत की जो परिस्थितियां हैं, उस समय जो कह सकते हैं कि सामाजिक ढांचा कह सकते हैं कि उस समय जो फ्रांस को कई युद्धों में शामिल होना पड़ता था। जैसे अमेरिका के साथ, तो अमेरिका के 13 उपनिवेश थे, वहाँ इंग्लैंड का शासन था। उस समय फ्रांस अमेरिका का साथ दिया 13 उपनिवेशों को स्वतंत्र कराने के लिए, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई।
और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए या जो फ्रांस में जो पैसे की कमी उसको पूरा करने के लिए वह कर लगाने की राजा ने क्या किया कि तीनों स्टेटों के जो कह सकते हैं कि जो प्रतिनिधि कह सकते हैं या वहाँ की व्यवस्थापिका जिसे कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों की बैठक बुलाई तीनों वर्गों का उन वर्गों में हम कह सकते हैं कि पादरी वर्ग के जो लोग थे उनके 300 सदस्य मेंबर हुआ करते थे। फिर कुलीन वर्ग के जो है वह 300 मेंबर हुआ करते थे। जनसाधारण वर्ग के जो है वह 600 सदस्य थे। वहां की व्यवस्थापिका में स्थिति बड़ी विचित्र थी। 300 पादरी वर्ग के मेंबर सदस्य हुए, कुलीन वर्ग के 300 मेंबर थे, जनसाधारण वर्ग के 600 मेंबर थे। समस्या कहाँ से पैदा हुई? वहां उस समय कह सकते हैं कि जब 5 मई 1789 को राजा द्वारा लुई 16वां द्वारा जब तीनों वर्गों की सभाओं का आयोजन किया गया तो राजा ने क्या किया, कुलीन वर्ग के जो विशेषाधिकार थे इसको समाप्त करने के लिए बैठक बुलाई और नया करारोपण किया गया, जनता पर करने की बात कही गई। लेकिन कुलीन वर्ग की जो संस्था थी जिसे हम कहते हैं कि इसकी संस्था थी पार्लिमा या इसे वहाँ पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ का कह सकते हैं इसकी संस्था थी। उसने कहा कि जो भी आपको कर लगाना है वह एता जेनरा की बैठक में, एता जेनरा जो है एता जेनेरा वहाँ की कह सकते हैं कि संसद का कह सकते हैं व्यवस्थापिका का नाम कह सकते हैं जिसे कह सकते हैं स्टेट्स जनरल के नाम से भी जाना जाता है। इसने कहा कि नहीं, जो भी आपको कर लगाना है यानी कि कुलीन वर्ग की जो संस्था है जो पार्लिमा के नाम से जानी जाती, उन्होंने कहा कि राजा को सलाह दिया कि जो भी कर आपको लगाना है वो एता जेनरा यानी व्यवस्थापिका जो फ्रांस की व्यवस्थापिका है जिसे स्टेट जनरल के नाम से भी जाना जाता है, इसके माध्यम से आप कर लगाइए। और दूसरी जो सबसे अहम बात है वह पादरी वर्ग को जो मत देने का अधिकार था। पादरी वर्ग के 300 मेंबर थे, इनको एक मत देने का अधिकार था वर्गों के आधार पर। कुलीन वर्ग के 300 सदस्य, इनको एक मत देने का अधिकार था। जबकि जनसाधारण वर्ग के 600 मेंबर थे, इनको भी एक वर्ग के आधार पर वोट देने का अधिकार था। लेकिन समस्या तब पैदा हुई कि जनसाधारण वर्ग के सदस्यों ने कहा कि हमें एक वोट नहीं देना चाहिए बल्कि तीनों जो सदन है, तीनों सदनों के जो मेंबर हैं उनके सामूहिक मतदान दिया जाए और सभी सदस्यों को एक वोट देने का अधिकार है। वर्ग के आधार पर वोट नहीं दिया जाएगा अपितु सभी मेंबरों को वोट देने का अधिकार दिया जाए। यानी 300, 300, 600, 1200 लोग वोट देंगे और बहुमत से निर्णय लिया जाएगा कि कर का अधिरोपण जनता पर किया जाए कि नहीं किया जाए। और इस स्थिति में उस कह सकते हैं कि मेंबरों में भागदड़ हो गई, सदन में भागदड़ हो गई और राजा को सेना बुलाना पड़ा। इसलिए वह घटना हम कह सकते हैं कि बैठक नहीं हो पाई, कोई नए कर नहीं लगा पाए और क्रांति की शुरुआत की हम कह सकते हैं कि आरंभ होने का ये कारण माना जा सकता है। तो आज की ऑनलाइन क्लास में बच्चों समाज का जो वर्ग विभाजन था उसके संबंध में चर्चा की गई है और क्यों क्रांति करने की शुरुआती परिस्थितियां क्या थी उन्होंने हमने आपको बता दिया है। शेष आपकी कल के वीडियो में बताया जाएगा, ऑनलाइन क्लास बताया जाएगा। धन्यवाद।